हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंजलि कुमारी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए तो बुक में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले ऑडियो में हम लास्ट तक डाले थे हम आदतें कैसे बनाते हैं, और चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आदी होना, यानी कि किसी चीज का आदी होना। किसी चीज का आदी होना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किन्हीं खास ढंग की घटनाओं के आदी बन जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण पावलो द्वारा कुत्तों पर किया गया प्रयोग है। रूसी वैज्ञानिक पावलो कुत्तों को खाना खिलाते समय घंटी बजाया करते थे। खाना देखने पर कुत्तों के मुंह में लार भर जाती थी। पावलो अपना प्रयोग कुछ समय तक दोहराते रहे। इसके बाद उन्होंने घंटी तो बजाई पर खाना नहीं परोसा, पर कुत्तों के मुंह में लार भर आई। वे घंटी बजाने के साथ खाना खाने के आदी हो चुका था। हमारे अधिकतर व्यवहार चीजों या माहौल पर आदी बन जाती है। नतीजा होता है हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीजों का अभ्यास या आदी बनाते रहते हैं। नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए हमें स्वयं को अच्छी चीजों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज को सही ढंग से करना चाहते हैं तो यह खुद व खुद होनी चाहिए। यदि हम कोई सही चीज संचेत ढंग से करना चाहे तो वह वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी। जब मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट था तो मैंने गौर किया कि ब्लैक बेल्ट होल्ड भी घुसा मारने और बार रोकने जैसा साधारण एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि जब उन्हें इस कलाओं की जरूरत पड़े तो वे इसका प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से कर सके। पेशेवर लोग किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी चीजों में माहिर हो चुके होते हैं। कई लोग अच्छा काम कामयाबी पाने के इरादे से करते हैं, पर उसे पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदतन करते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, मगर उसके साथ जीना मुश्किल है। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। जरा सोचिए कि उस हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बांधे रखने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वह खूंटे को आसानी से उखाड़ कर जहां चाहे वहां जा सकता है। जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं और बच्चे को बंधे रहने की आदत नहीं होती, इसलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब वह बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। वह रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है, और जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमजोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वह हाथी चाहे तो एक झटका देने से ही आजाद हो सकता है, मगर अब वह कहीं नहीं जाता, क्योंकि वह बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। हम पर जाने अनजाने इस चीजों का असर पड़ता चला जाता है। जैसे किताब हम पढ़ते हैं, जैसी फिल्में और टीवी प्रोग्राम पर देखते हैं, जैसा संगीत सुनते हैं, जैसी संगति में हम रह रहे हैं। गाड़ी चलाते समय अगर हम एक ही धुन बहुत दिनों तक सुने और एक दिन रिकॉर्डर खराब हो जाए तो अंदाजा लगाइए कि हम कौन सी धुन गुनगुनाएंगे। पागलपन की परिभाषा यह है कि एक ही काम को बार बार किया जाना।
लेकिन हर बार अलग अलग नतीजों की उम्मीद रखना। अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। आदतों को बदलने में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि जो चीज काम नहीं कर रही है उसे कैसे भुलाया जाए और उसके बदले अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। गीगो की सिद्धांत। कंप्यूटर का गीगो सिद्धांत कहता है, गलत अंदर डालिए, गलत बाहर लगाए, सही डालिए, सही बाहर आएगा, अच्छा डालिए, अच्छा बाहर आएगा। हम जितना डालते हैं उतना ही निकालते हैं। हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। हम जो कुछ भी अपने अंदर अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतारेगी। टेलीविजन ने हमारे नैतिक मूल्यों को सोचने की ढंग और संस्कृति पर काफी हद तक अच्छा या बुरा असर डाला है। जहां उसने हमें बहुत सी अच्छी और फायदेमंद सूचना दी है, वहीं यह हमारी रुचियों में घटियापन भी लाया है। इसने हमारी नैतिकता को भ्रष्ट किया है और बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। 18 साल तक की उम्र तक बच्चों टेलीविजन पर हिंसा के लगभग 2 लाख सीन देख चुके होते हैं। विज्ञापनता अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। किसी बड़ी घटना के तौर कंपनियां 30 सेकेंड के विज्ञापन के लिए लगभग $10 लाख खर्च करती है। यकीनन उन्हें इसका फायदा मिलता है। हम किसी खास ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक या टूथपेस्ट का विज्ञापन देखकर सुपरमार्केट में उसी को खरीदते हैं। दरअसल हम सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं बल्कि उस ब्रांड को खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे दिमाग को उसी ढंग से ढाला गया है और हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हम टीवी देखते हैं या रेडियो पर कोई विज्ञापन सुनते हैं तो हमारा चेतन मन उस पर भले ही गौर कर रहा हो, लेकिन हमारा अवचेतन मन खुला होता है और हम प्राप्त होने वाली उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। क्या आपने कभी किसी टीवी से बहस की है? जाहिर सी बात है नहीं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं और रोते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डाला गया है भावनात्मक इनपुट भावनात्मक आउटपुट के रूप में फौरन बाहर आता है। इनपुट को बदलने पर आउटपुट अपने आप बदल जाता है। चेतन और अवचेतन मन। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, यह स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरे तो हमारे आत्म सुझाव इस सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देंगे। हमारा अवचेतन मन इस डाका बैंक की तरह है, अवचेतन मन की गाड़ी की तरह और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह। इन दोनों में से अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली है। शक्ति को गाड़ी में ही होती है। यह अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। अवचेतन मन हमें फायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अगर हम सफल नहीं तो हमारे अवचेतन मन को नई और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं कि आप कैसे पौधे लगते हैं। यह निरपेक्ष है कि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वह घास भूस से भर जाएगा। मैं तो एक और कदम आगे बढ़ाकर कहूँगा कि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तब भी घास भूस उग ही जाएंगे। इसलिए उन्हें उखाड़ते फेंकने का
सिलसिला लगातार जारी रखना चाहिए। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की जरूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। हम आदि कैसे बनते हैं? सोचिए, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा? इसके 4 स्तर हैं। पहले स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं। यह वह स्तर है जब हम यह नहीं जानते थे कि उस काम को नहीं जानते। बच्चा यह नहीं जानता कि साइकिल चलाना क्या है। अवचेतन मन न ही वह साइकिल चला सकता है। अयोग्यता, यह अवचेतन अयोग्यता का स्तर। दूसरा स्तर चेतन अयोग्यता कहलाता है। यह ऐसा स्तर होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान जाता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर यह खुद नहीं चलाया जा सकता, इसलिए वह चेतन तो है मगर योग्य है। फिर वह साइकिल चलाना सीखता है और यह तीसरा स्तर है जो चेतन योग्यता कहलाता है। अब यह साइकिल चला तो सकता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे उस प्रक्रिया के बारे में सचेत ढंग से सोचना पड़ता है। इस तरह सचेत सोच और प्रयास के साथ बच्चा साइकिल चलाने योग्य है। चौथा स्तर अवचेतन योग्यता का है। यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ साइकिल चलाना इतनी अच्छी तरह से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता। यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। साइकिल चलाते समय वह लोग से बातें कर सकता है और दूसरों को हाथ से इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अवचेतन योग्यता के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार से खुद ब खुद उतरने लगता है। हम अपनी सभी अच्छी आदतों को इसी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि शायद हमारी कुछ बुरी आदतें भी हमारे अवचेतन योग्यता के स्तर तक पहुंच जाती है और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती है। कुदरत खालीपन को भर देती है। मेरे 2 भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। उन्हें टेनिस बहुत पसंद है। एक दिन उनके पिता ने मुझसे कहा, यह खेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इसे बच्चों के लिए रैकेट, गेंदें, लॉन की फीस देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने एक कोच भी रख लिया है। ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है। तब मैंने उससे पूछा, यह किस चीज की तुलना में ज्यादा महंगा पड़ रहा है? तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रोक सकते हो और पैसे बचा सकते हो, लेकिन अगर वे खेलना छोड़ देंगे तो स्कूल से घर लौटने पर अपने समय और ऊर्जा का क्या करेंगे? वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर बोले, मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए, यह सस्ता ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने का महत्व समझ लिया, नहीं तो वे बुरी चीजों की तरह मुड़ते, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। यह तो हमारे पास अच्छा होता है कि या बुरा, इन दिनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। चरित्र का निर्माण करना एक आदत सी बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जानना होगा। जो बात कभी कभी मौज मस्ती करने की वजह से शुरू होती है वह एक स्थायी कमी बन जाती है। खुद से ये सवाल करें, क्या आप अपने आप की क्वालिटी को गिरने देते हैं? क्या आप गप मारना पसंद करते हैं? क्या ईर्ष्या और अहंकार आपके स्थायी
साथी है, क्या दूसरों के मनोभावों को महसूस करने की क्षमता आप में कम है? हमारा निर्माण आदतें करती है। ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हमेशा कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच पर आत्मानुशासन लागू करने के प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही अपनी आदतें विकसित करनी चाहिए, ताकि बड़े होने पर वे हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके। वैसे इसकी शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हर अच्छा या बुरा तजुर्बा कुछ न कुछ फर्क पैदा करता है। नई आदतों को सीखने में समय लगता है, मगर अच्छी आदतें एक बार सीख ली जाए तो जीवन को नए मायने देती है। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। आदतों पर दुख और सुख का सिद्धांत लागू होता है। हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए करते हैं। जब तक नफा नुकसान से ज्यादा होता है तब तक हम उस आदत को जारी रखते हैं। अगर हम जब नुकसान नफे से ज्यादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब डॉक्टर सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने से मना करता है तो वह जवाब देता है, मैं नहीं छोड़ सकता। यह एक आदत है जिसमें मुझे मजा आता है, और वह सिगरेट पीना जारी रखता है। यहाँ मजा दर्द से ज्यादा है। और जब एक दिन वह एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है तब डॉक्टर कहता है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो सिगरेट पीना इसी वक्त बंद कर दीजिए। और वह उसी समय सिगरेट पीना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब नुकसान नफे से ज्यादा है। बदलाव का विरोध। जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं? उनके न बदलने का कारण यह है कि वे जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं। अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें जो मजा आता है वह बदलाव के दर्द से ज्यादा होता है। उनमें शायद बदलाव की इच्छा की कमी हो, बदलाव के लिए जरूरी और नुकसान की कमी हो, अपने आप को बदल पाने के विश्वास की कमी हो, बदलाव की जरूरत के बारे में जानकारी की कमी हो। ये सारी बातें हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने से रोकती है। हम सबको एक चुनाव करने का हक है। हम बुरे व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए यह आशा कर सकते हैं कि इससे हमें खुद व खुद छुटकारा मिल जाएगा। यह शुतुरमुर्ग का तरीका हुआ, या इसका मुकाबला करके इस पर पूरी जिंदगी के लिए काबू पा सकते हैं। बेबुनियादी डर और अपनी आरामदायक जिंदगी के दायरे से बाहर निकलकर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है। याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी बुरी आदतों को न तो बदलने के बारे में आम बहाने नीचे लिखे हुए हैं। हम लोग हमेशा इसी तरह रहते आए हैं। हमने इस तरह कभी नहीं किया है। यह मेरा काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अच्छी आदतें डालें। बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी भी पुरानी हो। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की जरूरत है तो व्यवहार बदलने वाले तरीके का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बूढ़े कुत्ते को नई कलाबाजियां नहीं सिखाई जा सकती। यह कहावत गलत है। हम लोग कुत्ते नहीं हैं, इंसान हैं, और हम कलाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम बुरी आदत का नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं। जैसा कि अर्ल
नाइटिंगेल ने कहा है कि सफल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और न ही करते हैं। जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। ये वही काम है जिसे सफल लोग भी करना नहीं चाहते लेकिन वे फिर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत। एक खिलाड़ी रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करने का अनुशासन न तो चाहता है न ही पसंद करता है, फिर भी ऐसा नियमित रूप से करता है। ना पसंद करते हैं फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जो असफल लोग नहीं कर पाते। सभी आदतें बहुत छोटे रूप में शुरू होती है लेकिन बाद में इनमें छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचने का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। जरूरत इन बात की है कि पुरानी बुरी आदतों को बदल नई अच्छी आदतों को अपनाया जाए। बुरी आदतों को न अपनाना उन पर काबू पाने से आसान है। अच्छी आदतें लालच पर काबू पाने से बनती है। खुशमिजाजी और चिड़चिड़ापन भी आदतें हैं। उम्मीदा या अच्छा होना सचेत मन से तब तक किए गए लगातार प्रयासों का नतीजा होती है जब तक कि अच्छा व्यवहार और नतीजा आदत का रूप नहीं ले लेते। आत्म सुझाव क्या है? आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं उस सोच को वर्तमान काल में कहे जाने को ही आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव उन इतिहास की तरह है जो आप अपने बारे में खुद अपने लिए लिखते हैं। ये आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करते हैं जिसका असर आपके नजरिए और व्यवहार पर पड़ता है। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को मनचाहे सांचे में ढालने प्रोग्राम करने का एक तरीका है। आत्म सुझाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। बुरे आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण: मैं थका हुआ हूँ, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ। जब हम बुरे आत्म सुझाव को बार बार दोहराते हैं तब हमारा अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है और ये असलियत न बनकर जीवन में उतर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद को यह आत्म सुझाव देता है कि मेरी याददाश्त खराब है तो किसी नए व्यक्ति से मिलने पर वह उसका नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करेगा क्योंकि वह खुद से कहता है मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर है, इसलिए याद रखने की कोशिश बेकार है। ऐसी हालात में वह नए आदमी से दोबारा मिलने पर उसका नाम सचमुच याद नहीं रख पाएगा और वह अपने आप से फिर कहेगा मेरी याददाश्त कमजोर है। यह कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो खुद व खुद सच बन जाती है। एक व्यक्ति जब किसी विश्वास को बार बार दोहराता है तो वह उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और एक असलियत का रूप ले लेता है। बार बार दोहराया गया झूठ सच मान लिया जाता है। आत्म सुझाव सकारात्मक वक्तव्य क्यों होने चाहिए? ताकि हम अपने दिमाग में उस चीज की तस्वीर न बनाए जिसे हम नहीं पाना चाहते, बल्कि वह तस्वीर बनाए जिसे पाना चाहते हैं। कोई भी तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है तो असलियत का रूप ले लेती है। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का सिलसिला है। एक इंसान जब कुछ वाक्यों को काफी समय तक दोहराता है तो वह उन्हें अपने अवचेतन मन की गहराई में बैठा लेता है। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि मैं शांत और धीर हूं तो आप किसी भी हालत में खुद को शांत और धीर महसूस करेंगे। आत्म सुझाव की प्रैक्टिस नकारात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए। यह मत कहिए मैं कितना
अव्यस्त व्यक्ति हूँ। इसके बजाय यह कहिए कि मैं कितना व्यवस्थित व्यक्ति हूँ। आत्म सुझाव में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होने पर दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है और हम यह नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूँ नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो संभावना है कि आपके दिमाग में नीले हाथी की छवि फौरन उभर आएगी। सकारात्मकता वाक्य इसलिए बनाई जाते हैं कि हमारी सोच एक तस्वीर के रूप में आती है, न कि शब्दों के रूप में। जब मैं कहता हूँ माँ, तो आपके दिमाग में माता का तस्वीर या उसकी स्पेलिंग वर्तमान काल में ही क्योंकि हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा 9:30 बजे तक घर आ जाए, लेकिन बच्चा देर तक घर नहीं लौटा और अब 1 बज रहा है। माँ बाप के मन में क्या वाक्य चल रहा है? वे दुआ कर रहे होंगे कि सब ठीक हो। वे खुद से कह रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुआ हो। फिर भी क्या होता है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह एक काल्पनिक अनुभव है। सच्चाई यह हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मौज मस्ती में मशहूर हो और गैर जिम्मेदारी दिखा रहा हो। अब परिस्थितियां को उल्टा करके देखें। मान ले कि बच्चा बहुत जिम्मेदार है और वह वास्तव में 9:30 बजे घर आने वाला था, मगर एक दुर्घटना का शिकार हो गया और 1 बजे तक घर नहीं पहुंचा। माँ बाप के ब्लड प्रेशर का क्या हाल हो रहा होगा? वह फिर भी बढ़ेगा। पहली हालत में अनुभव काल्पनिक था और दूसरी में वास्तविक, मगर शरीर पर दोनों का असर एक सा था। हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क महसूस नहीं करता। अवचेतन मन को तैयार करें। हम आत्म सुझाव का इस्तेमाल बुरी या गलत आदतें छोड़ने और सही या अच्छी आदतें डालने के लिए कर सकते हैं। हम सभी आत्म सुझाव का जाने अनजाने इस्तेमाल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपको जब सुबह की फ्लाइट पकड़नी होती है, तो सोते वक्त आप खुद से कहते हैं, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और आप सदा उठ भी जाते हैं। अक्सर अलार्म की घंटी बजे बिना हमारा तैयारी अवचेतन मन हमें जगाने का काम करते हैं। आत्म सुझाव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करते हैं। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। बार बार दोहराना ही काफी नहीं है, इसके साथ भावनाओं और एहसास का संयोग भी होना चाहिए। बिना कल्पना आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता। हमारे मन को कोई आत्म सुझाव जब पहली बार दिया जाता है तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। क्यों? चूंकि यह विचार अजनबी होता है, इसलिए हमारे सोच के ढंग के उलट होता है। सफलता इस सिलसिले को पूरे मन से बार बार दोहराने की हमारी काबिलियत पर निर्भर करती है। कल्पना, हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। कल्पना और आत्म सुझाव दोनों साथ साथ चलते हैं। कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना भर है और वह बेअसर होगा। नतीजे पाने के लिए आत्म सुझाव से इच्छाएं और भावनाएं, कल्पना भी जुड़ी होनी चाहिए। चेतावनी, पहली बार में आत्म सुझाव मन को स्वीकार नहीं भी हो सकता है क्योंकि यह एक अजनबी विचार होता है। मिसाल के तौर पर, अगर पिछले कुछ सालों से मेरा विश्वास रहा है कि मेरी याददाश्त कमजोर है
और अब अचानक मैं अपने आप से कहता हूँ मेरी याददाश्त बहुत अच्छी या तेज है, तो मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा और वह कहेगा तुम झूठे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि मेरी याददाश्त कमजोर है। मेरे मन को इसी पर विश्वास था। इस विचार को हटाने में 21 दिन लगेंगे। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन लगातार सचेत ढंग से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। यदि आपको कोई ऑडियो टेप 21 दिन तक लगातार सुनना हो और आपका प्लेयर उसी बीच टूट जाए तो कल्पना कीजिए कि आपको कैसी धुन सुनाई देगी। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 21 दिनों की संचेत प्रैक्टिस जीवन को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी कीमत है? नहीं, लेकिन इस पर अमल प्रतिशत लोग ही कर पाते हैं। यह लगता तो सरल है मगर इसे करना आसान नहीं है। फिर भी आप इसे आजमा सकते हैं। अपने आत्म सुझाव को हकीकत में बदलने के लिए अगले सेक्शन में दिए गए तरीकों पर अमल करें और अपने आत्म सुझाव को असलियत में बदलें। अच्छी आदतें डालने का 21 दिन का फॉर्मूला। आत्म सुझाव को असलियत में बदलें। पहला, एक ऐसी जगह पर जाए जहां आपको कोई बाधा न पहुंचाए। दूसरा, अपने आत्म सुझाव की एक लिस्ट बनाएं, ये सकारात्मक और वर्तमान काल में हो। तीसरा, आत्म सुझाव को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, एक बार सुबह और एक बार रात में। सुबह मन शांत, धैर्यवान, ताजगी भरा और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, और रात में आप अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि सारी रात असर छोड़ने के लिए डाल देते हैं। आप इस आत्म सुझाव को छोटे छोटे स्टिकरों पर लिख सकते हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर लगा दे जहां आपकी निगाहें दिन भर पड़ती रहें, जैसे कि आपके बाथरूम का शीशा, आपकी कार का डैशबोर्ड, आपके रोज की कार्य सूची या आपकी डेस्क का टायर। आत्म सुझावों को पूरे दिन देखते रहने से आपको इन्हें बार बार दोहराने का अवसर मिलेगा। चौथा, सिर्फ आत्म सुझाव काम नहीं करेगा, इसके साथ ही कल्पना की भी जरूरत होगी। पांचवा, इसे लगातार 21 दिन तक दोहराएं जब तक कि यह एक आदत न बन जाए।